We are now selling across the globe in USA, Canada, in Gulf countries and in India as well. ये आपकी स्टोरी आपने कहा 12th में if I'm not wrong जो मैंने सुना है 12th में आप फेल हो गए थे। जी, इस बात पे आप काफी emphasize कर रहे हैं। आप इंडिया में 50% ग्रेजुएट से अगर पूछेंगे ग्रेजुएट की स्पेलिंग तो आपको बता नहीं पाएगा। ये हमारे यहाँ के सिस्टम है। मैं लोगों को देखता हूँ डिग्री लेके आ जाते हैं लेकिन एमबीए का फुल फॉर्म नहीं पता होता। ऐसे बच्चे भी होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं तस्वीर पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हर पॉडकास्ट सीरीज में हम एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिससे जिंदगी के अलग अलग पहलू की हम बात करेंगे। इस पूरी पॉडकास्ट की हमारी सीरीज की कोशिश ये है कि जो चैलेंजेस या जो परेशानियां हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं उसके बारे में किसी और का पर्सपेक्टिव क्या है वो जानने के बाद शायद हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी थोड़ी आसान लगने लग जाए। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे एक दोस्त इजाजुल हक साहब, जिनसे हम आज स्टार्टअप के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये आज की तारीख में अपना एक स्टार्टअप चला रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग इंसान भी हैं जिनका लाइफ को लेकर के बड़ा अच्छा सा टेक है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें अक्सर हमसे करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो सारी बातें आपके साथ आज मैं शेयर करूं। तो आज स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में और खास तौर हमारा फोकस होगा कि कॉलेज के बाद एक यूनिवर्सिटी के बाद जो लाइफ में चेंज आ जाता है, पर जैसे हमारे बड़े और माँ बाप कहते हैं कि जैसे तुम प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखोगे जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एजाज भाई से प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद कितनी लाइफ बदल जाती है और स्टार्टअप में क्या क्या चैलेंजेस आए और एक स्टार्टअप कैसे खोला जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो एजाज भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे तस्वीर कल्चर चैनल पे और बहुत बहुत आपको मैं शुक्रिया कहता हूँ कि आप वक्त निकाल के मेरे चैनल पे आए हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई, आपने मुझे बुलाया उसके लिए सबसे पहले तो। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका इस्तकबाल खैर मकदम है। इजाज़ भाई, हम बात अपनी शुरू करेंगे लेकिन जाहिर है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन एक बार बताइए कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और आज आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए, फिर धीरे धीरे डिस्कशन तो चलता रहेगा। मेरा नाम इजाजुल हक है और आबादी तौर पर मैं पटना का रहने वाला हूँ, खास पटना से। और शुरुआती पढ़ाई मेरी पटना से ही हुई है। फिर मैं कुछ अपनी हरकतों की वजह से वहाँ से ट्रांसफर मिल गया मुझे जमशेदपुर और फिर आगे की मेरी पढ़ाई स्कूलिंग के बाद की सारी यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई है। और फिलहाल आई एम पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप, ई-कॉमर्स स्टार्टअप है। आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स और लाइफ इज गोइंग गुड, दैट्स इट। बढ़िया से बाकी थोड़ा कुछ ऐसा है नहीं बताने का। बहुत कुछ है बताने के लिए, मुझे यही तो आपकी खास बात है कि बहुत कुछ है आपके पास बताने के लिए। तो आपने जामिया से ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश ऑनर्स में? जी करेक्ट, इंग्लिश में मैंने। कैसा इंग्लिश से फिर आपने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल स्टडीज में। सो हाउ वाज दिस ट्रांजिशन? ये ट्रांजिशन कैसे आया? ये ट्रांजिशन कुछ यूँ आया कि पहले मैं जामिया में जब आया तो मुझे एक तो कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्यों आ रहा हूँ जामिया में। तो क्योंकि मैं खास बात ये है मेरी कि मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसलिए मैं 12th में फेल हो गया था। अच्छा, ठीक है। फेल होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ। तो ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे इंजीनियर बनने में सारे दोस्त जरूरी है। वो एक है कि इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आप आगे डिसाइड करते हैं कि लाइफ में आपको क्या करना है। तो मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि मैं जब फेल हो गया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था इंजीनियरिंग करने का। तो पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट करा और उन्होंने दिया चीजों को एक्सप्लोर करने को कि देखो तुम्हें क्या करना है। तो फिर कहीं से मुझे जामिया के बारे में पता चला और जामिया के जर्नलिज्म के बारे में पता चला। बताऊं तो मैं जामिया आया था जर्नलिज्म कर लिए, जहाँ मैं जा नहीं सका, जहाँ से फिर इसीलिए आपसे मुलाकात हुई। जो जर्नलिज्म के वहाँ के बच्चे होते हैं मुझे उनसे खास लगा होता है। मेरे साथी जितने साथी हैं सारे जो है आपको पता ही है मास कॉम में रही है। तो खैर किसी तरह मुझे मैंने काफी सारे पेपर्स दिए थे वहाँ पे। तो इंग्लिश वन ऑफ द जो सब्जेक्ट मेरा क्लियर हुआ था उसमें, तो मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया टू गो फॉर इंग्लिश। और फिर इंग्लिश में इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल के जब लिटरेचर मैंने पढ़ना शुरू करा तो इट टॉट मी टू एम्पैथाइज विद पीपल, जो मेरे अंदर लैक करता था, व्हिच आई हैव रियलाइज्ड लेटर ऑन जब मेरा कंप्लीट हो गया वहाँ से ग्रेजुएशन। तो अब ये चीजें मुझे रियलाइज होती हैं। एंड आफ्टर दैट शुरू से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है। तो आई और स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो आई हैड अ बुक कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से तरफ जाऊं। तो अराउंड जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का ब्रेक लिया था, आई वाज वर्किंग विद अ फ्यू एजेंसीज कंटेंट राइटिंग में।
तो उस टाइम पे ही आई हैव डिसाइडेड कि मुझे अब जर्नलिज्म नहीं करना है फॉर सम रीजन, इवन तो मेरा हो गया था मास कम्युनिकेशन में, लेकिन उसके बाद जामिया एमसीआरसी में हो गया था। जी एमसीआरसी में हो गया था। आपने छोड़ा एडमिशन? मैंने नहीं लिया एडमिशन। ओहो, क्या बात है। कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने एडमिशन नहीं लिया। उसके बाद फिर जो सेकंड चॉइस थी मेरे पास, दैट वाज इंटरनेशनल स्टडीज। ओके, तो फिर वहां चला गया। और अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है, मैं आप चाहता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है जो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रही होगी और आपको जानने की कोशिश कर रही होगी इस वीडियो से, जैसा कि काफी कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। हम कॉलेज वाली बात पे दोबारा वापस लौटेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वही है, ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज टू यूनिवर्सिटी टू जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांजिशन में क्या चैलेंज होते हैं। थोड़ा आप थोड़ा सा हम इसको रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। थोड़ा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए मुझे, ताकि जो ऑडियंस है उससे रिलेट कर जाए कि करंट में आप क्या कर रहे हैं। तो स्टार्टअप है, आप समझ रहे होंगे, और ई कॉमर्स स्टार्टअप जैसा होता है आजकल जो चल रहा है, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उबर, जोमेटो, ये सारी जो है ई कॉमर्स कंपनी है। तो हम जो डील करते हैं वो मेंस क्लोथिंग में डील करते हैं। ओके, और देयर इज अ ब्रांड, पेप्लोज नाम से हमारा ब्रांड है। ओके, और ये दिस स्टार्टेड बैक इन 2019, जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तभी हमने स्टार्ट किया था ये। एंड वी आर नाउ सेलिंग अक्रॉस द ग्लोब इन यूएसए, कनाडा, इन गल्फ कंट्रीज एंड इन इंडिया एज वेल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी मैं कहता हूँ कि कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए, कंटेंट ऐसा डिलीवर होना चाहिए ऑडियंस को जो काफी उनको समझ में भी आए। कि आपकी स्टोरी आपने कहा 12th में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने सुना है 12th में आप फेल हो गए थे। जी, इस बात पे आप काफी एम्फसाइज कर रहे हैं। मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि हमारे यहाँ एकेडमिक्स को मुझे लगता है कई बार जरूरत से ज्यादा, और उस वक्त में खासतौर से बच्चा जब 12th में होता है तो उस वक्त में उस पे इतना ज्यादा लोड होता है कि भाई 90% नहीं आए तो तुम्हारी जैसे कि बस लाइफ खत्म हो गई। और बिल्कुल करेक्ट। अभी आपकी जो मिसाल है उससे हमें ये समझ में आता है कि आपने 12th में एक तरह से आपको झटका लगा, बट वो झटका शायद कुछ वक्त के लिए था, शायद जरूरी भी होता है कई बार। और बाद में आज आप देखिए, आपने ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, और अभी जो रैंकिंग आई है नंबर 3 यूनिवर्सिटी इंडिया की, बहुत बड़ी बात होती है, नंबर 3 यूनिवर्सिटी इंडिया की, उससे आपने तालीम हासिल की और अभी आप अपना स्टार्टअप देख रहे हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो मार्क्स को लेकर के ऑब्सेशन है कितना सही है? ये बिल्कुल सही कहा आपने भाई के मार्क्स को लेके जो हमारे यहाँ मारामारी है। एक तो बड़ी अच्छी चीज देखी मैंने, जब तक मैं स्कूलिंग कर रहा, जब मैं 10th में था आई गेस, उसी वक्त वो शायद मार्क्स सिस्टम हटा के ग्रेडिंग सिस्टम हो गई थी, अगर आपको याद हो तो। अब पहले मार्क्स आया करते थे 10th में, परसेंटेज आया करते थे, फिर उन्होंने उसको ग्रेडिंग कर दिया और सीजीपीए वाइज कर दिया। तो एक वो बड़ा रिलीफ था। उसके बाद भी काफी चेंजेस करे हैं। एक जब आप करेक्ट कर रहे हैं, अभी भी रिजल्ट वाले दिन रिश्तेदारों का फोन आता है कि बेटा क्या मार्क्स हैं और कितने मार्क्स में से फेल हुए। मेरे साथ भी कुछ यूं ही हुआ था। तो खैर, ये आज के दौर में बच्चों का बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ जो बच्चे भी आते हैं, इवन जो नए लड़के हम रिक्रूट करते हैं, बेचारे वो भी बड़े परेशान है मार्क्स को लेके। तो हमारा इसीलिए हमारा जो स्टार्टअप में हम फोकस ये करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने 80% 90% स्कोर करे हो, आपका मार्क्स अच्छा हो। हम देखते हैं आपको काम करना आता है कि नहीं, आप कितना विलिंग हो काम करने के लिए हमारे साथ, आपके स्किल्स क्या है, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, और आप उसके साथ जस्टिस करते हो कि नहीं। राइट। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 साल 4 साल, आई थिंक इट्स 4-5 इयर्स एक्सपीरियंस जो भी रहा है मेरे इंडस्ट्री में। सो मेरा एक्सपीरियंस भी मुझे ये बताता है कि मार्क्स शायद इनिशियली जरूरी होते हैं कुछ हद तक, जिसकी वजह से ज्यादा उसको जोर दिया जाता है। पर इन केस अगर आप अपने मार्क्स नहीं ला पाते हैं और बाद में आप वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं, इंडस्ट्री में इस टाइम पे स्किल्स मांगी जाती है। करेक्ट। मीडिया इंडस्ट्री में तो क्या आप कैमरा हैंडलिंग जानते हैं, क्या आप जो है वाकई उस तरह से उस पर्सपेक्टिव से उन चीजों को देख सकते हैं। हाँ, ये भी जरूरी है, क्योंकि कॉलेज में और इंस्टीट्यूशंस में जैसा मैं कह रहा था कि बैरियर हो जाता है वो एडमिशन लेने का, तो इस वजह से कई बार मजबूरी हो जाती है। लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट मच स्कोर्स, तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए किस तरह से आप किस चीज में आप बेहतर हैं, या क्या आपकी पर्सनल एक्सपर्टीज है, उस पर आप जितनी जल्दी फोकस करेंगे, आई थिंक आपके लिए उतना जल्दी वो गोल्स को पाना ज्यादा आसान है। तो भाई ये भी चीज है ना कि हमारे यहाँ ये मार्क्स ठीक है, जो आप बोल रहे हैं मार्क्स इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरी तरह से एक रिवीजन चाहिए, उसको राइट खत्म करके एक नया एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन और खराब कर रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं।
जो एजुकेशन सिस्टम में भी ला रहे हैं, इट इज यूजलेस, वो बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इंडिया में 50% ग्रेजुएट से अगर पूछेंगे ग्रेजुएट की स्पेलिंग तो आपको बता नहीं पाएगा। ये हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है। मैं लोगों को देखता हूँ डिग्री लेके आ जाते हैं लेकिन एमबीए का फुल फॉर्म नहीं पता होता। ऐसे बच्चे भी होते हैं। नहीं, वो आपकी जो बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे, तो आज शायद हम सभी लोग एग्री करेंगे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से रिजल्ट उससे उम्मीद थी प्रोड्यूस करेगा, उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। लेकिन फॉर द टाइमिंग फॉर एन इंडिविजुअल, मैं किसी इंडिविजुअल के लिए मैं समझता हूँ कि कोई इंडिविजुअल जब अपनी लड़ाई में, तो शायद वो अपने सिस्टम से लड़ाई तब लड़ पाएगा जब वो उस लेवल पे पहुंच चुका है। करेक्ट। तो जाहिर है उसके लिए शुरू में तो जरूरत है, आपको जरूरत है अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने की, तो उसके लिए उतने मार्क्स जितने आपको रिक्वायर्ड है आप कोशिश कीजिए आ जाए। अगर पहला मेरा फॉर्मूला ये है, अगर आप नहीं उस चीज को क्रैक कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, फिर आप रुकिए मत। देन आप देखिए कि आप इसके अलावा किन चीजों पे फोकस कर सकते हैं। हो सकता है आपकी स्ट्रीम सही नहीं हो, करेक्ट, हो सकता है आपका जो है वो डायरेक्शन सही नहीं हो, उसको रियलाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। इट इज अप टू यू टू रियलाइज कि आप जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो राइट है या नहीं। और जरूरत है अपने स्किल सेट पे काम करने की आजकल के बच्चों को, कि आपने आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आपके जिस चीज में आप बेहतर हो उस चीज पे फोकस करो तो कामयाबी इंशाल्लाह बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे बताइए अपना स्टार्टअप कैसे चालू हुआ, क्योंकि फिर तो आपकी जर्नी में तो मुझे लग रहा है काफी सारे बहुत सारे जो है बार बार अलग अलग मोड आए। तो ग्रेजुएशन इंग्लिश से हुआ, फिर मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन से हुआ, ये बिजनेस में आप कैसे आ गए? ये बिल्कुल ही एक स्टोरी है, तो मैं बता देता हूँ कैसे हुआ क्या। द डे आई द लास्ट जो मेरा एग्जाम था, इफ आई रिमेंबर इट, बैक इन 2019 मास्टर्स जो मेरा खत्म हुआ लास्ट एग्जाम था, उसी दिन आई जॉइंड अ कंपनी। ये ई कॉमर्स कंपनी थी, वो भी अपैरेल्स में डील करती थी। तो आई जॉइंड देम एज देयर कंटेंट राइटर। तो वहाँ तकरीबन आई स्पेंट ऑलमोस्ट एन ईयर ये समझने में कि कैसे वो काम करते हैं। इससे पहले भी मैं बता दूं, जब मेरा ग्रेजुएशन के बाद ब्रेक था तो आई वाज विद दिस कंपनी। वो भी अपैरेल में डील करती थी। उनके साथ मैं एज ए कंटेंट राइटर फ्रीलांसिंग कर रहा था, लेकिन उनके साथ काफी टाइम से मैं जुड़ा हुआ था। तो ये जो पूरा ई कॉमर्स का इकोसिस्टम होता है वो बड़ा इंट्रिगिंग लगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, हाउ द थिंग्स वर्क। तो उसके बाद ही मैंने उस पर और थोड़ा सिर्फ कंटेंट राइटिंग ना करके और भी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू करा मैंने उसमें। देन आई मेट दिस पर्सन जो कि किसी स्टार्टअप जो हमारे डायरेक्टर हैं अभी कंपनी के, वो ही वाज लुकिंग फॉर दिस स्टार्टअप। वो अपैरेल में ही कुछ करना चाह रहे थे। आई मेट हिम, हमने डिस्कशन करा और द एंड प्रोडक्ट वाज दिस पेप्लोस, हमारा ब्रांड। तो जैसे भाई स्टार्टअप पे मैं तो आपसे और डिटेल में भी बात करना चाह रहा था, आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, लेकिन आज हम बहुत डिटेल में भी ना जाएं, बट थोड़ी बात तो करेंगे जब आप यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल। तो मुझे थोड़े जो चैलेंजेस इस टाइम पे इंडिया में कोई लड़का यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद अगर स्टार्टअप कर रहा है तो उसको सामने क्या चैलेंजेस हैं, ये एक बार बताइए, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा आपने। एक चीज तो ये क्लियर कर लीजिए, जो स्टार्टअप है यहाँ आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों ने वो चाय की रेडी लगा लिया। नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, वो अच्छा काम है, बिल्कुल आप वो करें, दैट इज नॉट स्टार्टअप। तो आप ये समझ लें कि आप जो पहले काम कर रहे हैं वो स्टार्टअप है भी या नहीं है, या उसमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती है सेटअप के लिए, वो जैसा कि आपने बताया उस बारे में हम अलग से बात करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये आप समझ लें कि आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो स्टार्टअप है भी या नहीं, ये पता चीज जाननी जरूरी है उसका। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आज तो बहुत बेहतर हो गया, इस गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि स्टार्टअप और बिजनेस के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ अच्छे कदम ले लिए हैं। अब आप जैसे टैक्सेशन, टैक्स फाइलिंग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में बढ़ी है, which is really important। जो पेपर वर्क है वो आप काफी इजीली कर सकते हैं कंपेयर टू, जैसा मैंने पहले सुना है कि पहले ये पेपर वर्क जीएसटी को लेके, नॉट जस्ट जीएसटी, एमएसएमई, जीएसटी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते थे, वो उन चीजों से बेहतर है। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारी कमी है। जो टाइम फ्रेम है गवर्नमेंट की तरफ से वो काफी ज्यादा है किसी भी वर्क को लेके। आप अगर जाएं, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जाएं, अगर आपको कोई चीज अपनी ब्रांड रजिस्टर करना है, उसमें एक बड़ा चैलेंज आता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। और मैंने कुछ आईटी के लोगों से बात भी करा तो मुझे पता चला कि अगेन वर्कफोर्स की कमी है, उनके पास है ही नहीं। जो बाहर लोग
एक दिन में 3-4 पेटेंट वो चेक करते हैं, यहाँ उनको एक दिन में 10-10, 12-12 करने पड़ते हैं। तो वी कांट एक्सपेक्ट दैट लेवल ऑफ एफिशिएंसी फ्रॉम आवर पीपल। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। अदर देन दैट जो वर्कफोर्स हमारे पास होना चाहिए, जो स्किल सेट उनके पास होना चाहिए, वो लैक करता है हमारे पास। बहुत सारी चीजें हैं सिर्फ एक लॉन्ग लिस्ट। एक सवाल ये बताइए, किसी स्टूडेंट को, जो हमारी जो वीडियोस है बहुत सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देखेंगे, करेक्ट, वो कैसे तय करें, या जैसे कहा जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए, अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो फिर वो क्या सॉल्यूशन एक बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक स्टार्टअप का मोटा सा फंडा है। यस। सो मेरा सवाल ये है कि वो नज़र कैसे पैदा हो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में, जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, कि वो प्रॉब्लम्स को उस तरह से देख पाए कि वो एक स्टार्टअप के रूप में तब्दील हो सके, प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये अगेन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, फिर उस पर ये बात चली जाती है कि आप देखें कि हम जो हमारा जो एकेडमिक्स पूरा है, वो बच्चों को इस तरह से सोचने की सलाहियत देता ही नहीं है कि वो किसी प्रॉब्लम को ये नजरिया दे सके उनको कि एज अ स्टार्टअप में उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकें, या व्हाट्स द वे अहेड। ये एक बड़ी लैकिंग है। लेकिन स्टिल बहुत सारे हमारे पास अभी भी आई वुड सजेस्ट कि जो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि यू वांट टू गेट इनटू स्टार्टअप, बहुत सारी एजेंसी हैं आपके पास, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हेल्प करने को तैयार हैं कि वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उसके अलावा जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं जो उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप लेके आप पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में हो, पहले वो जानना जरूरी है, रादर देन के जंपिंग इनटू दिस थिंग कि भाई मुझे स्टार्टअप करना है तो मैंने कहीं से फंडिंग उठाई और लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया। वो नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत हो रहा है। हाँ, ये काफी हो रहा है। पैसा उठा के चाय की रेडी खोल ली, और नॉट जस्ट चाय, अब तो और भी बहुत सारी चीजें, गोलगप्पे बना रहे हैं लोग। और ये तो काफी फनी बात आपने कही, और हो रहा है इस टाइम पे बहुत सारी खबरें जो मेरे पास भी आ रही हैं। जी जी जी। हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो इस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, अलग कंपनीज के साथ अच्छी पोजीशंस पे हैं। वो लोग बता रहे हैं बहुत जगह तो ऐसा ही हो रहा है कि एक आइडिया पिच करके इन्वेस्टर का पैसा उठा करके ये फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। इससे वजह से मुझे लगता है इससे नुकसान भी होगा, इंडियन स्टार्टअप सिस्टम का बहुत नुकसान होगा इससे। अगर लोगों ने इस चीज को, अगर किसी एक ने या दो ने भी गलत मिसाल बनाई, तो उसका नुकसान जरूर नुकसान हो रहा है। करेक्ट बोल रहे हैं आप। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो अगर ऐसी न्यूज आती है तो फंडिंग जो आती है वो रुक जाती है। इससे नुकसान तो ऑब्वियसली बहुत है। एक और सवाल का मुझे जवाब दिए, हम न चाह के भी, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज उसी चीज में है, फिर हमने आप मुझे लग रहा है कि इनको बोर कर देंगे जो ऑडियंस है। ज्यादा फिलोसॉफिकल तो हम नहीं हो रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल फिलोसॉफिकल नहीं हो रहे हैं। आज अभी तो हमने बहुत जनरल बातें करी है, फिलोसफी में तो अब डाइव इन करेंगे, लेकिन आज भी हम स्टार्टअप पे ही फोकस है। एक बात ये बताइए, कोई इंसान अपने स्टार्टअप का अगर सपना रखता है या कुछ अपना बिजनेस करना चाहता है, वो पॉइंट बताइए जहां से वो समझ पाए कि यहां से मैं शुरुआत कर सकता हूं। कहां से शुरुआत कर सकता है? द सीड इज द आइडिया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आइडिया है आपका वो करेक्ट है कि नहीं। अगेन वही चीज मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही डायरेक्शन है कि नहीं, या आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसका स्कोप क्या है, कितना नैरो है, या उस फील्ड में आपको आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, आप जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो जिस प्रॉब्लम का, वो सोल्यूशन पहले किसी ने ऑलरेडी डिस्कवर कर रखा है कि नहीं। अगर कर रखा है तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम, ये आपका प्रोडक्ट है, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना। उसके बाद आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अदरवाइज चीजें होती हैं, स्टक हो जाती हैं बहुत सारे टाइम पे, आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, आपने सोच के रखा है कि आपका ये रिसर्च क्लियर हो गया या सी लेवल की फंडिंग हो गई तो आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, उसके बाद फिर आपको ए लेवल की फंडिंग कैसे उठानी है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होनी चाहिए ताकि आप कहीं स्टक ना हो। क्योंकि जब आप स्टार्टअप कर रहे हो अपने साथ और भी बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर फिर जिम्मेदारी आ जाती है, तो पीपल आर एसोसिएटेड विद यू, तो उनके भी आपको एक वो ख्याल रखना होता है। तो इजाज भाई, हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टअप की। जाहिर है हमने कोशिश की कि कुछ ज्यादा और भी टॉपिक पे बात करें, पर आज काफी सारी बातें जो स्टार्टअप पे ही हुई। जी जी। और हम लोग शायद एक और पॉडकास्ट में बैठेंगे जिसमें हम स्टार्टअप की बिल्कुल बात नहीं करेंगे और दूसरे मुद्दों पे बात करेंगे। आज हम कोशिश करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जो कन्वर्सेशन चलाई गया कुछ और बातें करते हैं। ये बताइए कि अभी दो ट्रेंड मैं बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक होता है जब बच्चे पास आउट पूरे होते हैं, ठीक है,
जब वो अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में होते हैं या मास्टर्स के सेकंड ईयर में होते हैं, तो उनके दिमाग में दो सवाल आते होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि यार क्या अपना स्टार्टअप कुछ प्लान किया जाए, क्योंकि जाहिर है इट इज ऑल्सो अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसमें भी वक्त लगेगा। 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर लग जाता है एक आइडिया के टू फाइंड अ राइट आइडिया, और तो इट विल टेक टाइम। या फिर जॉब में जाया जाए, क्योंकि जॉब में जब बंदा चला जाता है फिर वो टाइम शेड्यूल में बन जाता है। तो इस सूरत में आप क्या देखते हैं? दूसरी तरफ ये भी बात कई लोगों से बात हुई है मेरी, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडस्ट्री में, तो उन्होंने ये भी कहा, कुछ एक्सपीरियंसेस ये हैं कि जब हम जाते हैं जॉब करते हैं तो एक वर्क कल्चर समझ में आता है, और वो वर्क कल्चर हमें बाद में स्टार्टअप में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे फाउंडर्स का आप देखिएगा तो वो 4 साल 5 साल काम करके आए होते हैं इंडस्ट्री में। इसके बरक्स कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम शुरू में ही स्टार्टअप बिल्ड कर लेंगे, पास आउट होते ही बिल्ड कर लेंगे। तो मेरा तो व्यू इतना स्ट्रांग नहीं है इस बारे में, बिकॉज आई थिंक थोड़ा वर्क कल्चर समझना चाहिए इंसान को, उसके बाद ही शायद वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। आपका क्या व्यू है इसके बारे में? नहीं, आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, बिल्कुल सही आपने बात कही है। अगर आप कोई स्टार्टअप रन करना चाह रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये है वो दैट इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन रन करने का स्किल आना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहें। आपको समझ में बेहतर होगा कि आप किसी स्टार्टअप के साथ ही जुड़ें, ताकि आपको समझ में आए कि स्टार्टअप में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हाउ थिंग्स फ्लो, और भी बहुत सारी चीजें। या फिर ये भी बहुत सारे, एक इशू ये हो सकता है कि एक अगर आपको नहीं करना जॉब, काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें मूड बना लिया कि जॉब करना नहीं है, तो आप जो को-फाउंडर्स आ सकते हैं। तो को-फाउंडर्स ऐसे ला सकते हैं जो कि जिन्हें एक्सपर्टीज हो ऑर्गेनाइजेशन रन करने की, प्लस सम सेट ऑफ स्किल, बी इट टेक्निकल स्किल हो या फिर बिजनेस स्किल हो। तो ऐसी चीजें करी जा सकती है जो करते हैं आज बहुत सारे लोग के। आपने स्टार्ट करा, एक को-फाउंडर ले लिया कि भाई तुम ये बिजनेस देख लो, तुम सेल देख लो, जो भी देख लो, और इस तरह से भी चीजें हो जाती हैं। तो दोनों रास्ते हो सकते हैं। हाँ, बट हाँ, जिसके लिए अगर चैलेंज है, जिसे खुद ही कुछ सीखना है, एक बेहतर, ऑब्वियसली बेहतर होगा कि अगर आप थोड़ी छोटी दे लो, कहीं आप कुछ दिन काम, एटलीस्ट मेरे हिसाब से मिनिमम 2 से 3 साल तो आपको इंडस्ट्री समझ लेनी चाहिए जिसमें भी आप घुसना चाह रहे हैं। 2-3 साल थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद शायद आपकी जेब से पैसे लग नहीं रहे, इन्वेस्टर के पैसे लगा देगा, तो दूसरे के पैसे डुबाने से बेहतर है कि थोड़े से। राइट, यही मेरा पॉइंट है कि आप अगर कोई स्टार्टअप ले रहे हो तो एक चैलेंज भी है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। हाँ जी, कि आपने किसी से जाहिर है उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी लिया है, लोगों को एक सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, तो क्या पहले लोगों ने किस तरह से काम किया, थोड़ा सा देख लेना ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल। एक बात जो हम आज करना चाह रहे थे, थोड़ा सा उस टॉपिक पे आते हैं, वो बात ये थी कि यूनिवर्सिटी हम लोग पास आउट हुए, उसके बाद से लेके अभी जो हम वर्क लाइफ में, तो बहुत सारे दोस्तों को भी उनसे जब बात होती है कहते हैं लाइफ बहुत बदल गई है भाई, बिल्कुल अब मजा नहीं आता है, बिल्कुल सुबह से शाम तक काम ही काम है और बस फंसे हुए हैं काम के पूरे सिलसिले में। इस वक्त में आपको क्या लगता है कितनी लाइफ बदल जाती है यूनिवर्सिटी के बाद? एक हमारी जो जॉब वाली लाइफ होती है या फिर जो एक बिजनेस वाली लाइफ होती है, कितनी बदल जाती है? किस तरह से उस चैलेंज को आप देखते हैं? यार तो भाई ऐसा है कि इतना अब मसरूफियत हो जाती है कि इन चीज़ों के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं मिलता है, ऑनेस्टली बताऊं तो। क्योंकि लाइफ एक मोनोटोनस हो गई लाइफ। सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, वापस आके भी कॉल्स हैं, मीटिंग्स हैं, वापस दिन भर का परफॉर्मेंस देखना, ये सारी चीज़ें करते करते खत्म हो गई है। तो ये एक सर्कल बन चुका है, लाइफ ऐसी हो गई है। और कॉलेज में तो खैर पता ही है आपको, सुबह सो रहे हैं, सुबह के 5 बजे तो रात शुरू होती है और कोई टाइम टेबल नहीं है, क्लासेस मिस कर दी। जब पता चल गया कि भाई 50% अटेंडेंस हो गया, उसके बाद कॉलेज कोई आता नहीं है, वो सारा मसला खत्म हो गया। रात में बाहर निकल गए घूमने फिरने, वो सारी बहुत बड़ा चेंज आ जाता है द डे यू एंड योर कॉलेज लाइफ और जंप इनटू दिस जो भी हमारे जैसे जिंदगी चल रही है। जी, तो मैं आपको अपना थोड़ा सा शेयर करता हूँ, ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ या इस चीज़ को मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ। तो मेरा अपना जो पूरा फिलॉसफी रही है ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहूँगा। इस पूरे, जब आप एक बार जॉब लाइफ में या फिर अपना कोई बिजनेस चालू कर देते हैं, उसके बाद आपके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है कि कुछ वक्त के बाद थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल लेना। हफ्ते में संडे दिया जाता है, तो संडे वीकेंड को निकाल लीजिए, उस दिन आप कुछ काम मत कीजिए, बिल्कुल काम मत कीजिए, उस दिन आप बिल्कुल रेस्ट लीजिए। और इस पूरे प्रोसेस में जरूरी होता है 1-2 दोस्तों का आपके साथ होना चाहिए, कि जब काम के साथ लगातार एक प्रेशर बनता है ना, तो खास हो सकता है 5 साल बाद हम लोग और एक्सपीरियंस हो जाए और हमें फर्क ही ना पड़े कि भाई
लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट जब वो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, शेयर करने के लिए अगर आपके पास एक भी अच्छा दोस्त है ना, बहुत जरूरी है, काम चल जाता है। तो लास्ट सवाल एजाज भाई मैं आपसे पूछूंगा, वो स्पिरिचुअलिटी के आसपास है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो लोग भी जॉब में हैं या बिजनेस में भी हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ जब आप गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो देखते हैं हर किसी ने ना अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी हुई है, या फिर एटलीस्ट मन की शांति को। क्योंकि सबको लगता है कि अगर मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें थॉट्स चलते रहेंगे, तो शायद आप कोई एक काम भी अच्छे से नहीं कर सकते, 10 काम तो भूल जाइए। तो कुछ लोग इसके लिए योगा भी करते हैं, कुछ लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस की बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं वो करते हैं, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। बहुत सारी बुक्स जो है इस टाइम पे टॉप सेलिंग जो बुक्स हैं वो इसकी बात करती हैं कि आपको अपने आप को टाइम देना है, अपने मन को शांत करने के लिए दिन में आधा घंटा तो निकालना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या टेक है और आप इस चीज को किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं? भाई ये तो बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल कर दिया आपने। खैर आई एम अ बिलीवर, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऊपर वाले को याद कर सकूँ। वैसे कुछ जो नमाज भी एक उसमें से है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, तो गिव माई सेल्फ सम टाइम, और एक थोड़ी मन की शांति के लिए भी ऊपर वाले को भी याद कर लेते हैं। तो जरूरी है। प्रॉब्लम्स काफी लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाए तो कर सकता। देखिए आप बिलीवर, तो आई बिलीव के वो एक सुपर पावर तो है, और जिसकी वजह से जहाँ भी हम हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, उनकी वजह से ही है। तो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम। और ये बहुत जरूरी है कि आप ऊपर वाले से जब कनेक्ट रहते हैं तो एक चेक के आपकी क्या सच्चाई है। आप खुद को कल को भगवान समझने लगते हैं लोग, खुद तो खुदा मान लेते हैं, तो आप तो जो भी दिया हुआ सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये चीज बहुत आपको चेक में रखती है कि आप जो हो अल्टीमेटली एक ह्यूमन बीइंग हो, और आपको सही डायरेक्शन में जाने के लिए एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो वो दैट इज योर गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी है। बहुत 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 इंटरेस्टिंग बातें आज आपने की, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को बहुत सारी बातें पसंद आई होंगी जो इन्होंने बात की है। अभी बात ये है कि सेम ही कहा जाता है ना कि सेम ही फिलॉसफी जो है ना अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरीके से सामने आती रहती है। इन्होंने कहा कि भगवान का, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसी को आज की तारीख में अगर आप द सीक्रेट किताब पढ़ेंगे जो बहुत मशहूर है, उसमें कहा जाता है ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रिया अदा कीजिए हर किसी का, सुबह से लेकर शाम तक। तो उसकी वजह से आपके अंदर जो है आपके अंदर एक ऐसा थम जाएंगे आप अंदर से, मन आपका सेरेनिटी जो आती है जी, और जब आपके मन थम जाता है तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी पॉडकास्ट आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरे डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। हमने एजाज भाई से उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलू, उनकी शुरुआती कॉलेज के दिनों के बारे में जाना, और शुरुआती इनिशियल जो हमारे समाज में फेलियर कहा जाता है उसके बारे में जाना कि वो क्या होता है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और आगे चल के वही फेलियर आपके लिए कामयाबी का रास्ता भी बन जाता है। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आज की पूरी इस डिस्कशन से मुझे भी मिली, और आई होप आपको भी मिली होंगी। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आपके सामने आती रहेंगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, ये डिस्कशन आपको पसंद आया, और ये डिस्कशन अगर किसी के हेल्प कर सकता है, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।